आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन की टाइप्स क्या हैं, ताकि आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने में आसानी हो। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किया था, तो आइदर वो चैनल में से वो लेक्चर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिटेल में उस लेक्चर का पार्ट 1 का लिंक अवेलेबल है, तो वो उधर से भी पार्ट 1 को देख सकते हैं ताकि उनको पार्ट 2 को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं, इसको हम आमतौर नॉर्मली हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं और कई जगहों पे इसको हम सिकल सेल टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की? तो वो इसलिए करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ ब्लड टेस्ट used to measure and identify different type of hemoglobin in blood. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा ब्लड टेस्ट है, खून का टेस्ट है, जिसको हम यूज करते हैं क्या देखने के लिए, हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स ब्लड में क्या हैं। सिंपल जो सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल रूटीन चेकअप टेस्ट है, उसमें आप सिर्फ हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे कि वो नॉर्मल है, लो है या ज्यादा लो है। लेकिन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप उसकी टाइप्स का परसेंटेज देखेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली उसमें 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद होती हैं। हीमोग्लोबिन ए, जिसे हम हीमोग्लोबिन A1 भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A2 और वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन F मौजूद होगी। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम ये टाइप्स की परसेंटेज देखेंगे कि आइदर ये टाइप्स जो हैं ये नॉर्मल परसेंटेज में मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा ये भी देखते हैं कि कई दफा क्या होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो 3 टाइप्स की हैं, हीमोग्लोबिन A, A2 और F, लेकिन कई दफा डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है बॉडी में, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जो है वो इनकरेक्ट फॉर्म्ड होती है। जेनेटिक म्यूटेशन एक बहुत बड़ा लेक्चर है, लेकिन मैं आपको इजी लफ्जों में इस तरह समझा सकती हूँ कि जेनेटिक म्यूटेशन हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए में चेंजेस हो जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है उसमें अगर कोई चेंज होगी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, जो जेनेटिक म्यूटेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अगर कोई चेंज होगी तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी। तो ये अब आप देख सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ भी है कि जेनेटिक म्यूटेशन कैन कॉज बॉडी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन दैट इज फॉर्म्ड इनकरेक्टली। तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जब प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कैन कॉज टू लिटिल ऑक्सीजन टू रीच टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जैसे हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी और ऑर्गन और टिश्यूज तक ऑक्सीजन सही तरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन D, हीमोग्लोबिन M, हीमोग्लोबिन E इंक्लूड है। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, किसी भी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी मतलब जो ज्यादा कॉज करती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन S और हीमोग्लोबिन C कॉमनली कॉज बनती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मेलिटी का कॉज बनती हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा या इजी मैं आपको जल्दी से बताती हूँ हीमोग्लोबिन S और हीमोग्लोबिन C। नॉर्मली जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वो इन्हीं 2 हीमोग्लोबिन्स को भी चेक करने के लिए किया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन S, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया का मेन कॉज बोलते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी
यानी कि सिकल सेल एनीमिया अगर किसी पेशेंट में डायग्नोज हो रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए भी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, ताकि देखा जाए कि जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन है उनमें कहीं हीमोग्लोबिन एस तो नहीं प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। हीमोग्लोबिन एस कब बनती है? हीमोग्लोबिन एस तब बनती है जब नॉर्मली हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन ए में 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अगर बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन प्रोड्यूस हो जाए तो हीमोग्लोबिन एस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, फिर हीमोग्लोबिन ए प्रोड्यूस नहीं होगी। और इसी तरह अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन चेंज हो जाए, ये तमाम क्या है, ये अमाइनो एसिड या प्रोटीन हम इन्हें बोलते हैं, तो अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आना शुरू हो जाए तो हीमोग्लोबिन सी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पर्पस है वो यही पर्पस है कि डायग्नोज किया जाए ब्लड डिसऑर्डर को, कि अगर कहीं सिकल सेल एनीमिया तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, या अगर थैलेसीमिया की डायग्नोसिस के लिए भी ये किया जाता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा अगर पेशेंट की ऑलरेडी डिजीज जो है वो डायग्नोज हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए भी किया जाता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि अब जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितनी प्रोड्यूस हो रही है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये था पर्पस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें कौन सा ब्लड चाहिए? इसके लिए हमें स्पेसिमेन चाहिए EDTA एंटी कोगुलेटेड ब्लड। अगर आपसे कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आप EDTA एंटी कोगुलेटेड ब्लड यूज कर रहे हैं, आप जो है वो सीरम क्यों नहीं यूज कर रहे, तो इसका आंसर आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी और इजीली आना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो होल ब्लड में मौजूद होते हैं, सीरम में मौजूद नहीं होते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए कौन सा स्पेसिमेन यूज करेंगे? EDTA एंटी कोगुलेटेड ब्लड। अब कौन सा मेथड है इसको टेस्ट को करने के लिए? आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस टेस्ट को करने के लिए जो मेथड यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। यानी कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा मेथड हम यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, अब इस मेथड में क्या होगा? इस मेथड में ये होता है कि देयर इज दिस इज अ माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप ब्लड को इंट्रोड्यूस कराएंगे इस मशीन के अंदर तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं वो, यानी जो हमने पढ़ी थी A, A2, F, या अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन S या C मौजूद है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो उन पे चार्ज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो उस हिसाब से मूवमेंट शो करेंगी, किस जानिब? नेगेटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब। अब जैसे आपको मालूम है नॉर्मली भी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं चार्जेस, और नेगेटिव और सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अब इस मशीन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जी 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 तरह के, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और लिक्विड मीडियम ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो उस लिक्विड मीडियम की वजह से क्या होगा? जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो जैसे ही आप ब्लड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हीमोग्लोबिन के जो बैंड्स हैं, यानी हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं, वो अपने चार्ज के हिसाब से, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से वो ऑपोजिट पोल्स पे या ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे अट्रैक्ट करेंगी और मूवमेंट शो करेंगी। तो जैसे ही वो मूव करेंगी तो जो उनका रेट ऑफ मूवमेंट होगा और जो उनकी क्वांटिटी होगी वो मेजर होती जाएगी, और हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी टाइप कितनी परसेंटेज ऑफ में मौजूद है टोटल हीमोग्लोबिन में। यानी कि 100% में
अगर आपको इजी मैं आपको समझाऊं तो 100% में, यानी कि कितनी परसेंटेज हीमोग्लोबिन ए की होगी, कितनी परसेंटेज हीमोग्लोबिन A2 की होगी, कितनी F की होगी, कितनी, अगर ये नॉर्मल होगा। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है तो उसमें हीमोग्लोबिन S कितनी परसेंटेज में मूव होगी। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा, जिस हिसाब से वो मूवमेंट शो करेगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस हैं उसे हम कैटॉइंस बोलते हैं। तो जिस हीमोग्लोबिन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन पे पॉजिटिव आयन होगा यानी कैटॉइंस होंगे, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसे हम कैथोड बोलते हैं, तो वो उसकी तरफ मूव करेंगे। और जो नेगेटिव आयंस हैं जिसे हम एनोइंस बोलते हैं, वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। और एनोड कौन सा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर आपको भूल जाया करे कि कैटॉइंस कौन से आयंस थे, पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, या एनोइंस कौन से आयंस थे, नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, तो मैंने तो इसको याद रखने के लिए जो इजी सॉल्यूशन, मतलब एक इजी फॉर्मूला रखा हुआ है, वो ये है कि एनोइंस को मैंने बस एक पक्का रखा हुआ है याद। एनोइंस यानी कि AN, यानी कि N से मतलब नेगेटिव। तो एनोइंस से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव आयंस हैं। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कैटॉइंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयंस। तो और एनोइंस से ये आप याद रखें कि एनोइंस जो है वो नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो इससे आपको ये इस फार्मूले से अगर आप याद रख सकते हैं तो आप लोग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इसी तरह याद रखती हूँ, वरना ये भूल जाता है अक्सर के नेगेटिव आयंस थे वो कैटॉइंस थे या एनोइंस थे, या कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। तो अगर आप किसी एक को याद रख लेंगे तो दूसरी चीज आपको खुद ही याद हो जाएगी कि नेगेटिव आयंस यानी एनोइंस और एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है कि फिर हीमोग्लोबिन मूव्स with different rate and form various band, and each band is quantitated as percentage of total hemoglobin। तो अब हम देखेंगे, मैं अब आपको एक रफ सी डायग्राम दिखा दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या मेथड होता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल बैंड कैसा प्रोड्यूस होता है और एबनॉर्मल बैंड कैसा बनता है या कैसा रिजल्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो अब हम ये देखते हैं। ये अब देखें, अब मैंने आपके सामने एक बहुत ही गंदी और रफ सी डायग्राम शो की है। इस तरह का ये आप इसको समझने में आसानी होगी कि पावर सप्लाई है और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जैसे ही हम और लिक्विड मीडियम इसके अंदर मौजूद होगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर सैंपल को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज पार्ट एनोइंस जो होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो कैटॉइंस जो है वो कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और फिर हम उनकी मेजर करेंगे कि कितनी परसेंटेज मूवमेंट हुई है इन इलेक्ट्रोड्स की जानिब, तो वो मेजर होके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नॉर्मल वैल्यूज क्या है, नॉर्मली अडल्ट्स में जो आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह होगा कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन A1 जो है वो मोर देन 95% होगी, यानी कि 95 to 98%। हीमोग्लोबिन A2 जो है वो 1.5 to 3.7% होगी, और हीमोग्लोबिन F जो है वो लेस देन 2% यानी कि 0.8 to 2% होगी। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन S जो है वो 0% होगी, और हीमोग्लोबिन C जो है वो 0% होगी। ये था नॉर्मल रिजल्ट। और अगर किसी न्यू बॉर्न का आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन F जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 50 to 80% होगी, और फिर लेस देन 6 मंथ अगर आप उसको चेक करते हैं, मे बी 3 मंथ के बाद आफ्टर बर्थ जो आप चेक कर रहे हैं तो वो लेस देन 8% होगी, और जब मोर देन 6 मंथ हो जाए तो वो 1 to 2% हीमोग्लोबिन F का रिजल्ट आएगा उसमें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैटर्न कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैटर्न कैसा होगा, सिकल सेल में कैसा होगा, और थैलेसीमिया का केस अगर बीटा थैलेसीमिया है तो उस केस में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैटर्न कैसा शो होगा। तो अब हम वो देखेंगे। अब मैं एंड पे आपके साथ डिस्कस करूंगी पैटर्न्स। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं नॉर्मल पैटर्न के, नॉर्मल पैटर्न ऐसा होगा हीमोग्लोबिन का
के हीमोग्लोबिन A2 जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगी, जिसे हमने एनोड बोला था, और उसके बाद होगी हीमोग्लोबिन F, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ जो होगी वो होगी हीमोग्लोबिन A। तो जैसे हमने इससे पहले रिजल्ट्स में देखा है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन A जो है वो 95 to 98% मिलती है नॉर्मल ब्लड में। तो ये होगा नॉर्मल पैटर्न हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का। लेकिन अगर सेकंड पे आप देखें, सेकंड पे मैंने आपके साथ शो किया सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन A2 उसी तरह प्रोड्यूस होगी, हीमोग्लोबिन F भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन अब आप देखें हीमोग्लोबिन A जो है वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रही और उसकी जगह हीमोग्लोबिन S ने ले ली है। तो 95 to 98% जो है वो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन S प्रोड्यूस होगी। तो अब आपको इजीली समझ आ रहा होगा डिफरेंस नॉर्मल पैटर्न का और सिकल सेल एनीमिया में कैसा पैटर्न होगा। और अगर बीटा थैलेसीमिया है, स्पेशली बीटा थैलेसीमिया मेजर, तो उसमें आप देखें कि हीमोग्लोबिन F जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और हीमोग्लोबिन A जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगी, या फिर प्रोड्यूस ही नहीं होगी अगर बहुत ही सीवियर केस हो जाएगा मेजर का। तो इस केस में हीमोग्लोबिन F जो है वो 85 to 100% प्रोड्यूस होती है। तो ये था पैटर्न के किस तरह जब हम मशीन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो नॉर्मल किस तरह पैटर्न होगा, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है पेशेंट के अंदर, सिकल सेल एनीमिया या बीटा थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिन C डिजीज, तो उन केसेस में हीमोग्लोबिन पैटर्न जो है वो कैसा हो जाएगा। तो ये थी आज का लेक्चर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के मुतालिक। आई होप के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट से आपको काफी कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप